हेलो बच्चों, आज एक बार फिर आप लोग के बीच लेके आया हूँ एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आज की अपना जो टॉपिक है और जो ट्रिक रिलेटेड होगी वो रिलेटेड होगी पी ब्लॉक के ऑक्सी एसिड से। देखो, पी ब्लॉक हम सबको पता है एक तरह का थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत सारी रेंज है यहाँ पर क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन फिर भी एग्जामिनर का जो पसंदीदा टॉपिक पी ब्लॉक से है वो ये ऑक्सी एसिड से। ऑक्सी एसिड से वो बहुत तरह के क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन जो तीन मेजर प्रॉब्लम यहाँ से एग्जाम में पूछी जाती है वो है एक तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, दूसरा बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड्स और तीसरी जो प्रॉब्लम पूछी जाती है वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड से पूछी जाती है कि ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर्स में कितने तरह के बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस की ऑक्सी एसिड्स हैं तो कितने पीएच बॉन्ड है, पीओ बॉन्ड है, पीओपी बॉन्ड है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने गाइड एग्जाम जो आप कोचिंग्स में एग्जाम देते हो वहाँ पे भी आपने सॉल्व की होगी और ऐसी कई प्रॉब्लम्स आपको बुक्स के अंदर भी मिली होगी। तो इन्हीं से रिलेटेड आज रहेगी अपनी ट्रिक। सबसे पहली चीज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखो, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं कि हमारे पास दो तरह के एसिड्स होते हैं ऑक्सी एसिड्स में मेनली। एक अपन एक सफिक्स लगाकर और एक अपन अस सफिक्स लगाकर एसिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एसिड बोलते हैं जैसे फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से अपन एक अस एसिड भी बोलते हैं, फास्फोरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। इस तरह से अपन एक और अस सफिक्स का यूज करते हुए एसिड याद रखते हैं या फिर एसिड्स को जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफी एसिड्स के नाम अपने सामने आते हैं, जैसे हाइपो लगा हुआ आता है, पायरो लगा हुआ आता है, मेटा लगा हुआ आता है और हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हाइपो, कब पायरो, कब ये मेटा वर्ड का यूज होता है। हमें इसका कोई आइडिया नहीं होता। हम एक बार रख लेते हैं, दो बार रख लेते हैं, लेकिन जब चीज हमारे सामने आती है तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर सीखनी है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, क्योंकि कई बार वो बिना स्ट्रक्चर दिए सीधा सीधा नाम देके पूछ लेता है ऑक्सी एसिड्स का और उसके बारे में कुछ भी चीज को पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। ऑक्सी एसिड को नोमेनक्लेचर अगर आपको सीखना है तो आपको जानकारी होनी चाहिए एक एसिड के बारे में। यानी अगर आपको एक एसिड के फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से दूसरे एसिड्स के बारे में सीख सकते हो। कैसे? अगर आप एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो तो बन जाता है आपके पास अस एसिड। कौन सा एसिड बन जाता है? अस एसिड। इसी तरह से अगर आप एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हो तो आपके बन जाता है परऑक्सी एसिड। सही है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या? एक्सेप्ट फ्रॉम हैलोजन ऑक्सी एसिड। हैलोजन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं उनके लिए एक ऑक्सीजन ऐड होने पर, उनके एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड होने पर आप पर ऑक्सी वर्ड का यूज नहीं करते। हैलोजन के लिए किस वर्ड का यूज करते हो तो उसके लिए अलग से। अगर आप किसी हैलोजन के एसिड में हेलो ऑक्सी एसिड्स के अंदर उसकी एक फॉर्म में अगर एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो आपको वर्ड यूज करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ पर एसिड का। ये किसके लिए है? ओनली फॉर हेलो ऑक्सी एसिड। सही है। नेक्स्ट, अगर आप किसी एक एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हो तो वो फॉर्म बनती है मेटा एसिड की। कौन सी फॉर्म बनती है? मेटा एसिड की फॉर्म आपके सामने आती है। और नेक्स्ट जो यहां पर है वो आपके सामने है कि अगर एक एसिड के दो मोल, इनटू 2 का मतलब क्या हो गया कि जो भी एक
एक एसिड का फॉर्मूला है उसके 2 मोल ले लो और 2 मोल में से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दो तो आपके पास आता है पायरो एसिड। क्या आता है आपके पास? पायरो एसिड। अब पायरो एसिड के अंदर आप एक ऑक्सीजन रिमूव भी कर सकते हो और एक ऑक्सीजन ऐड भी कर सकते हो। अगर आप पायरो एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो तो फॉर्मेशन होती है हाइपो एसिड की, यानी कौन सा प्रीफिक्स लगता है? प्रीफिक्स लगता है हाइपो। और अगर आप पायरो एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड करते हो तो प्रीफिक्स यूज किया जाता है पर ऑक्सी डाई या फिर पर डाई एसिड। क्या प्रीफिक्स यूज किया जाता है? पर डाई एसिड प्रीफिक्स यहां पर यूज किया जाता है। सिमिलरली अस एसिड के लिए अगर आप अस एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो तो वर्ड यूज होता है आपके पास पायरो। सिमिलरली एस एसिड के लिए अगर आप अस एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर देते हो तो प्रीफिक्स लगता है हाइपो। और अगर अस एसिड के 2 मोल से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते हो तो आपके पास जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है पायरो प्रीफिक्स का यहां पर यूज किया जाता है। सही है? तो इस तरह से आप ऑक्सी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर करते हो। बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है एक एसिड का फॉर्मूला। अगर आपको एक एसिड का फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी दूसरे उससे जो दूसरा एसिड बना है उसके बारे में आसानी से उसका फॉर्मूला उसका नॉमेनक्लेचर आसानी से पता कर सकते हो। तो इस तरह से अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर नाम दे रहा है आपको ऑक्सी एसिड का तो आप उसका फॉर्मूला बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। बस आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं, देखते हैं किस तरह से एक एसिड से दूसरे एसिड्स का फॉर्मेशन और नॉमेनक्लेचर किया जाता है। एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने लिया आपके सामने फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सही है? मैंने क्या किया? इसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी। तो एक एसिड से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दी क्या लगता है? एस एसिड। तो फॉर्मूला आएगा आपके पास H3PO3 और इसका नाम क्या आएगा? फॉस्फोरस एसिड। मैंने लिया आपके पास फॉस्फोरिक एसिड, दोबारा ले लिया। इस बार मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव कर दिया तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां से चले जाएंगे तो आपको मिलेगा HPO3। और जब भी एक एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है क्या बनता है? मेटा। तो नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सही है? मैंने लिया इस बार 2 मॉलिक्यूल किसके? फॉस्फोरिक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल जैसे लूंगा यहां पे क्या बन जाएगा मेरे पास? H6P2O8। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया? एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो H6 2 वाटर का मॉलिक्यूल चला गया तो क्या बचा? H4 फॉस्फोरस उतने के उतने। और यहां से जब जो ऑक्सीजन रिमूव हुई, सॉरी एक ऑक्सीजन रिमूव हुई तो आपके पास आया H4P2O7। और जब 2 मोल एक एसिड से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो क्या प्रीफिक्स लगता है? पायरो। नाम हो जाएगा पायरो फॉस्फोरिक एसिड। सही है? इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट लिखता हूं आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4 और इसमें करता हूं एक ऑक्सीजन ऐड तो बनता है H2SO5। किसी भी एक एसिड में एक ऑक्सीजन ऐड करने पर क्या लगता है? परऑक्सी, नाम हो जाएगा परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। सही है। एग्जांपल और लेता हूं मैं। HCl3 नाम है इसका क्लोरिक एसिड। मैं करता हूं एक ऑक्सीजन ऐड इसके अंदर, बन जाता है HClO4। जब भी एक एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो परऑक्सी वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन हेलो एसिड के लिए परऑक्सी की जगह पर वर्ड का यूज करते हैं। देखो हेलो एसिड आ गया, क्लोरीन का एसिड है तो इसका नाम आएगा आपके पास पर क्लोरिक एसिड। सही है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से किसी भी ऑक्सी एसिड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। अगर आपको उसके एक एसिड का फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी दूसरी फॉर्म के ऊपर आसानी से जा सकते हो और उसको पहचान भी सकते हो। अगर वो 4 ऑप्शन के अंदर दे रहा है तो आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो। अगर आपने इस तरह से प्रैक्टिस कर रखी है तो आप बहुत आसानी से उसको पहचान कर और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सही है। तो ये है सबसे पहली प्रॉब्लम नॉमेनक्लेचर की। अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। वो पूछता है कि ऑक्सी एसिड का नाम देगा, स्ट्रक्चर देगा, कुछ भी देके पूछ लेगा कि बताओ इसकी बेसिसिटी क्या है। तो जो सेकंड अपना ट्रिक रहेगा वो किसके ऊपर बेस रहेगा? इसकी बेसिसिटी के ऊपर ही बेस रहेगा। बेसिसिटी के लिए आपको दो चीज के बारे में पता होना चाहिए। हम पढ़ते हैं नॉर्मली के अंदर कि जो एसिड्स होते हैं वो मेनली हमारे पास दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके पास हाइड्रा एसिड और दूसरे होते हैं आपके पास ऑक्सी या फिर कभी-कभी ऑक्सा एसिड्स भी इनके लिए यूज कर दिया जाता है। देखो हाइड्रा एसिड वो होते हैं कि जब भी किसी नॉन मेटल के ऊपर डायरेक्टली हाइड्रोजन लगी हुई हो तो वो हाइड्रा एसिड, जैसे मैंने लिख दिया HCl, HBr, यहां पर नॉन मेटल के ऊपर डायरेक्टली हाइड्रोजन लगी हुई है तो ये आपके हाइड्रा एसिड्स हैं। और ऑक्सा एसिड्स कौन से होते हैं? जो आपके नॉन मेटल के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा हुआ होता है वो होते हैं आपके पास ऑक्सा एसिड्स। और ये जो OH ग्रुप होता है इसका एक OH बॉन्ड आयोनाइजेबल होता है और यहीं से पता चलता है कि इसकी बेसिसिटी क्या है। यानी ऑक्सा एसिड्स के अंदर कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, नंबर ऑफ OH ग्रुप इन ऑक्सा एसिड्स, वही उसकी क्या होती है आपके पास बेसिसिटी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सा एसिड्स की बेसिसिटी देखी कैसे जाती है। तो ऑक्सा एसिड्स के अंदर जितने OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। सही है। अब मैं बात करता हूं कि ऑक्सा एसिड्स की बेसिसिटी देखी कैसे जाती है। डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे अपन। बेसिसिटी के लिए 4 एसिड के बारे में हमेशा ध्यान रखना। कौन कौन से एसिड? आपके पास आ गया H3PO3 यानी कि बोरिक एसिड, आपके पास आएगा H3PO3 यानी कि फॉस्फोरस एसिड, आपके पास आएगा H3PO2 यानी कि हाइपो फॉस्फोरस एसिड, आपके पास आएगा H4P2O5 यानी कि पायरो फॉस्फोरस एसिड। इन 4 एसिड को हमेशा दिमाग में रखना। इन 4 एसिड के लिए जितनी हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो कभी भी नंबर ऑफ OH के इक्वल नहीं होगी।
और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ इसके इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेसिसिटी के इक्वल भी नहीं आएगी। यानी इन एसिड्स के अंदर कभी भी हाइड्रोजन देख के इनकी बेसिसिटी मत बोल देना कि भाई 3 हाइड्रोजन है तो 3 बेसिसिटी, 3 हाइड्रोजन है तो 3 बेसिसिटी, 4 हाइड्रोजन है तो 4 बेसिसिटी, कभी मत बोलना। इसके अलावा जो भी आपके पास फास्फोरस के या सल्फर के ऑक्सी एसिड्स आए इन फॉर्मूले के अलावा, उनके लिए जितनी हाइड्रोजन है उतनी बेसिसिटी आप बहुत ही आराम से बोल सकते हो। तो तुम क्या लिखेंगे? अदर देन these 4 acids, number of hydrogen is equal to number of OH is equal to क्या बोल देंगे अपन? बेसिसिटी बोल देंगे। आई बात समझ में? तो इन 4 एसिड के लिए कभी भी हाइड्रोजन देख के बेसिसिटी मत बोलना, और इन 4 एसिड के अलावा जो जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे उनमें जितनी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उतने ही OH प्रेजेंट होंगे, और आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि उनकी बेसिसिटी क्या आएगी। देखो एग्जांपल के ऊपर ये ट्रिक अप्लाई करता हूँ, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ और फिर इनकी बेसिसिटी के बारे में बात करता हूँ। देखो जैसे कुछ एग्जांपल लिखे H2SO4, तो इसकी बेसिसिटी बड़े आराम से बोल देना 2। HNO3 इसकी बेसिसिटी बड़े आराम से बोल देना 1। F3PO4 इसकी बेसिसिटी आराम से बोल देना 3। HSO5 इसकी बेसिसिटी बड़े आराम से बोल देना 2। H2SO5 इसकी बेसिसिटी बड़े आराम से बोल देना 2। क्योंकि ये जो एसिड्स हैं ये हमारे इस लिस्ट से नहीं है, इस लिस्ट से बाहर जो भी एसिड जाएंगे उनके लिए जितनी हाइड्रोजन उतने OH ग्रुप और उतनी ही क्या बतानी है आपको उसकी बेसिसिटी बतानी है। सही है? अब बेसिसिटी के लिए आप बहुत ही आराम से ट्रिक फॉलो कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज मैं इसके साथ ही स्टार्ट कर देता हूँ, वो है ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर। जो क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर से बनता है कि ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, कितने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है तो PO बॉन्ड प्रेजेंट है, PH बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है। जैसे मैं बात करता हूँ H3PO4, ठीक है? मुझे बताया कि H3PO4 की बेसिसिटी 3 है, इसका मतलब इसके पास 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो मैं लगा देता हूँ 3 OH ग्रुप। सही है? एक ऑप्शन बच गया, रिमेनिंग ऑक्सीजन हमेशा किससे होता है? डबल बॉन्ड से। ये लो बन गई इसकी स्ट्रक्चर, H3PO4 की स्ट्रक्चर बन गई। सही है? और यहां पर एक बात दिमाग में बिठा लेना कि ऑक्सी एसिड्स के लिए, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए, फॉर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस minimum 1 P double bond O is present। यानी फास्फोरस के जब भी ऑक्सी एसिड्स की फॉर्मेशन करो तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के अंदर एक P डबल बॉन्ड O हमेशा प्रेजेंट होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाओ। आई बात समझ में? ठीक है? तो इसका यूज करते हुए मैं आगे की स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करता हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज रह गई अपने कि चलो इन एसिड्स के अलावा उनकी बेसिसिटी हाइड्रोजन से देख के बता देंगे, लेकिन इनकी बेसिसिटी कैसे बताएं? ये जो अपन ने 4 एसिड ऊपर लिख रखे हैं, इनकी बेसिसिटी क्या आएगी उनकी बात करते हैं सबसे पहले।
लेकिन इन 4 एसिड्स का क्या, इनकी बेसिसिटी के बारे में कैसे पता किया जाए? तो इनकी बेसिसिटी इनकी स्ट्रक्चर में छुपी है, तो अपन इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो इनकी बेसिसिटी भी हमारे सामने आ जाएगी। बात याद रखना, फास्फोरस के ऑक्सीडेशन के लिए मिनिमम एक p डबल बॉन्ड O जरूर प्रेजेंट होगा, और अदर देन दीज एसिड्स जितनी हाइड्रोजन उतने OH ग्रुप और उतनी क्या बतानी है उनकी बेसिसिटी। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं बोरिक एसिड के बारे में, H3PO3। बोरिक एसिड इंपॉर्टेंट, हर तरह से इंपॉर्टेंट। कैसे बात करते हैं इसकी? फॉर्मूला है बोरिक एसिड का H3BO3। मैं जब इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाऊंगा तो सीधी सी बात है, 3 बॉन्ड तभी बनेंगे जब इस तरह से 3 OH के ऊपर अटैच करूंगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर 3 OH ग्रुप तो प्रेजेंट है, फिर क्यों नहीं बता रहे आप इसकी 3 बेसिसिटी? वो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि एक तरह का प्रोटिक एसिड नहीं है, ये आपके पास एक तरह का लुईस एसिड है। और लुईस एसिड की खास बात ये होती है कि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी जब भी कोई भी OH या जब भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के पास आएगी तो ये बोरॉन इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इस तरह से स्पीशीज की फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, एक लॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या बताएंगे अपन? इसकी बेसिसिटी बताई जाएगी 1। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। H3PO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी बताओगे आप? बोरिक एसिड की बेसिसिटी बताई जाएगी 1। OH ग्रुप देख के नहीं बताया, इसकी लुईस एसिड की प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी बेसिसिटी को यहां पर कैलकुलेट किया। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट के ऊपर जाता हूं मैं। नेक्स्ट है आपके पास H3PO3। देखो H3PO3 की स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो H3PO3 के अंदर हमने बात की थी कि कोई भी फास्फोरस का ऑक्सी एसिड हो उसके पास मिनिमम एक तो p डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा ही होगा। बच गए कितने? 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अटैच कर दो, बचा क्या? 1 हाइड्रोजन। ये आ गया आपके पास H3PO3 की स्ट्रक्चर। साफ साफ पता चल रहा है कि 2 है आपके पास OH, तो बेसिसिटी क्या आएगी इसकी? हाइड्रोजन 3 है लेकिन OH 2 है, इसकी बेसिसिटी क्या है? 2। क्योंकि ये जो pH बॉन्ड है यहां पर, ये pH बॉन्ड नॉन आयोनाइजेबल होता है क्योंकि दोनों की EM सेम है, और pH बॉन्ड आयोनाइजेबल नहीं होगा तो H+ डोनेट कर नहीं पाएगा, और H+ डोनेट नहीं करेगा तो सीधी सी बात है बेसिसिटी के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं H3PO2 की। वही फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बनाने जा रहे हो तो एक p डबल बॉन्ड O तो होगा ही होगा। बची क्या? 1 ऑक्सीजन, जोड़ दो ये ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन के साथ। बचे क्या? 2 हाइड्रोजन, येलो लगा दो 2 हाइड्रोजन। क्या आई बेसिसिटी? 1 बेसिसिटी आपके यहां पर सामने। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कितने p डबल बॉन्ड है, कितने pH बॉन्ड है, कितने pOH बॉन्ड है, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो बिना स्ट्रक्चर्स को रटे। सही है? 3 जो अपने एक्सेप्शन थे उनमें से 3 की बात कर ली। अब मैं बात करता हूं चौथी स्ट्रक्चर की, H4P2O7। देखो अभी इतनी देर अपन जो भी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे उसके अंदर एक ही सेंट्रल एटम था, सही है? लेकिन अब जो मेरे पास स्ट्रक्चर आई है उसके अंदर सेंट्रल एटम है आपके पास 2। जब भी 2 सेंट्रल एटम आते हैं तो यहां पर आपको कुछ चीजें और ध्यान में रखनी पड़ती है। तो क्या है चीजें, उसकी बात करता हूं। सबसे पहली चीज, कि अगर आपके पास सेंट्रल एटम हो 2, सही है, और जो साइड एटम्स हैं वो अगर आपके पास ऑड नंबर के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे कि आपके इस एग्जांपल में है 2 सेंट्रल एटम ऑड नंबर के अंदर आपके प्रेजेंट है। साइड एटम्स में एक बार हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर रहा कि वो तो इसके ऊपर भी लगते हैं, ठीक
ठीक है, वैसे आप टोटल काउंट करोगे तो भी ऑड नंबर आएंगे, लेकिन मैं हाइड्रोजन के अलावा जो आइटम बच गए मैं जनरली उनकी बात करता हूँ। उसके अंदर वो किसमें प्रेजेंट है, ऑड नंबर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमेशा दिमाग के अंदर रखना यहाँ पर एक सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम बॉन्ड हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखने की चीज है कि अगर सेंट्रल एटम 2 है, साइड एटम ऑड नंबर में प्रेजेंट है, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा ही होगा। मैं अप्लाई करता हूँ H4P2O7 के लिए, दो सेंट्रल एटम है तो POP बॉन्ड सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, और फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो एक P डबल बॉन्ड तो जरूर प्रेजेंट होगा। 3 ऑप्शन आपने काम में ले ली, 2 ऑप्शन और बची है, यानी एक OH यहाँ अटैच हो जाएगा, एक OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। बची कितनी, 2 हाइड्रोजन, इस तरह से 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, ये आपके पास इसकी स्ट्रक्चर आ गई, आपके पास स्ट्रक्चर आ गई H4P2O5। साफ साफ पता चल रहा है कि बेसिसिटी कितनी है इसकी, 2 बेसिसिटी। बेसिसिटी के बारे में भी जानकारी मिल गई और आपको जानकारी मिल गई कि इसके अंदर कितने POP बॉन्ड है, PO बॉन्ड है, OH बॉन्ड है, BH बॉन्ड है, सबके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई एक ट्रिक के साथ। सही है, तो इस तरह से अगर 2 सेंट्रल एटम साइड एटम ऑड नंबर पे हो तो कोई सा भी ऑक्सी एसिड चाहते हो आप उसके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई करके उसकी स्ट्रक्चर बना के उसकी बेसिसिटी के बारे में आसानी से जानकारी दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सी एसिड्स के ऊपर ही ये ट्रिक अप्लाई की जाए, आप ये ट्रिक दूसरे किसी भी दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं उनके ऊपर भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आपको कहां पर अप्लाई नहीं करनी है उसकी बात करता हूं, यानी कि एक्सेप्शन की बात करता हूं कि आपको कहां पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी। तो देखो ये ट्रिक आपको अप्लाई नहीं करनी, वो है H2S2O5। कौन सा मॉलिक्यूल है आपके पास, H2S2O5, नाम है इसका पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर सल्फ्यूरस एसिड। देखो पर सल्फ्यूरिक एसिड हमारे सेंट्रल एटम 2 साइड एटम ऑड नंबर के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाऊंगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर एक सल्फर ऑक्सीजन सल्फर प्रेजेंट होगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सी एसिड्स के अंदर आपके सेंट्रल एटम या फिर जो भी जिसका भी ऑक्सी एसिड्स है उसका ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। बची क्या आपके पास, 2 हाइड्रोजन बच गई, 2 ऑक्सीजन बच गई, तो इस तरह से आप एक OH इधर और एक OH इधर लगा के आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर इसकी क्या है, गलत स्ट्रक्चर है। इसकी जो सही स्ट्रक्चर है वो आपके पास कुछ इस तरह से है। ये इसकी स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर है और ये आपको एक एक्सेप्शन यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये जो पर सल्फ्यूरस एसिड है, इस पर सल्फ्यूरस एसिड के अंदर दोनों सल्फर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, एक की ऑक्सीडेशन +5 और दूसरे की ऑक्सीडेशन +4 प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा ऐसा सल्फर का ऑक्सी एसिड है जिसमें दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। तो नाम है उसका पर सल्फ्यूरस एसिड और स्ट्रक्चर है उसकी इस तरह से, एक सल्फर की +5 और दूसरे सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बताई जाती है। सही है। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि ये ट्रिक आप सिर्फ ऑक्सी एसिड्स के नहीं दूसरे ऑक्साइड्स के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हो। दूसरे ऑक्साइड्स की बात करूं जैसे कि आपके पास आ गया N2O5 Cl2O7 N2O5 Cl2O7 Mn2O7, इनके लिए भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। 2 सेंट्रल एटम साइड एटम ऑड नंबर में आपकी ट्रिक लग जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा, एक
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जरूर प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, तो अब एक आपको क्या बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा नाइट्रोजन के लिए। ये स्ट्रक्चर हो गई N2O5। इसके अलावा Cl2O7 पे भी ठीक बना सकते हो, 2 सेंट्रल एटम और नंबर में साइड एटम्स, Cl बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। ये लो इस तरह से एक Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अभी भी आपके पास 4 ऑक्सीजन और बच चुकी है, 7 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन काम में लेनी, 4 ऑक्सीजन और बच गई है। तो एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, इधर लगा दिया। इस तरह से Cl2O7 की स्ट्रक्चर आपके सामने। चूंकि Cl7 बॉन्ड आसानी से बना सकता है, इसलिए आप हर ऑक्सीजन को यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूं Mn2O7 की, तो यहाँ पर भी Mn ऑक्सीजन Mn प्रेजेंट होगा और बची हुई ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएगी। तो आप बहुत आसानी से Mn2O7 की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो ये थी आपके नोट का पहला पॉइंट, जिसके अंदर आपने ये देखा कि सेंट्रल एटम 2 होने पर, साइड एटम और नंबर में होने पर किस तरह से आप स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करते हो। अब इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है नोट का, वो ये है कि सेंट्रल एटम तो 2 हो, लेकिन साइड एटम अगर इवन नंबर में प्रेजेंट हो, तो यहां पर आपको 2 केस का ध्यान में रखना है। पहला केस है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रेंज, यानी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में होनी चाहिए। रेंज का मतलब कि अपन जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं कि भाई किसी सेंट्रल एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को आप +n से लेके n-8 तक बताते हो, जहां पर n होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसमें नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन के लिए n की वैल्यू है 5, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होगी वो +5 से लेकर -3 तक होगी। सही है। इसमें मैं बात कर रहा हूं सल्फर, तो सल्फर के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 6, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज होगी आपके पास वो +6 से लेकर -2 तक होगी। तो इस तरह से आप सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज की बात करते हो, तो अगर आपका सेंट्रल एटम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में रेंज में है, तो ये मान के चलो कि उसके अंदर सेंट्रल एटम बॉन्ड सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा। ये है इस ट्रिक का काम का पॉइंट। एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे आपके सामने एग्जांपल आया H2H2O6, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यहां पर सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सबको निकालनी आती है, सही है। वरना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का +2, सल्फर का मान लो 2x और ऑक्सीजन का मान लो -12, तो ये आएगा आपके पास +10, तो ये आएगा +5। इस तरह से आप ऑक्सीजन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेरी ट्रिक का ये जो पॉइंट है, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी मैंने लिया है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से -2 की रेंज में होती है, यहाँ पर +5 से रेंज के अंदर ही आ रहा है, और 2 सेंट्रल एटम इवन नंबर के अंदर साइड एटम प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर एक सल्फर सल्फर बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये एग्जांपल इन 4 में से नहीं है, जितने हाइड्रोजन उतने OH होंगे, तो एक OH यहाँ पर लगा दिया और एक OH मैंने यहाँ पर लगा दिया, सही है। बचे कितने, 4, तो 2 ऑक्सीजन इस तरफ और 2 ऑक्सीजन इस तरफ। ये बहुत ही आसानी से मैंने इसकी बेसिसिटी को पहले ही बता सकता था, तो हाइड्रोजन देख के आप इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर भी इसकी बता सकते हो। इसके अलावा दूसरे जो ऑक्साइड्स हैं
उनके लिए भी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ऑक्साइड्स की बात करो जैसे N2O4, सही है। N2O4 के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन की रेंज +5 से -3 के अंदर होती है, तो सीधी सी बात है रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 4 ऑक्सीजन है तो 2 इस तरह से लगेगी और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ेगी, तो आप बहुत आसानी से N2O4 की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बना सकते हो। इसके अलावा आपको बनाना है अगर H4P2O6, तो देखो 2 सेंट्रल एटम साइड एटम इवन नंबर के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ तो फास्फोरस यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि रेंज के अंदर ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड तो प्रेजेंट हो गई होगा। चूंकि ये मेरा इस लिस्ट से नहीं है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन है तो 4 OH तो इसके पास प्रेजेंट नहीं होंगे। बचे कितने? 2 ऑक्सीजन। ये लो फास्फोरस के ऑक्साइड्स में p डबल बॉन्ड O ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये आ गई इसकी स्ट्रक्चर। तो बड़े ही आराम से कुछ ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर्स के बारे में पता कर सकते हो। अब जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर करने के लिए जा रहा है वो सेकंड पॉइंट है आपके पास कि सेंट्रल एटम तो 2 ही हो, लेकिन इस बार हाइड्रोजन इवन नंबर का हो, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम नॉट इन रेंज। रेंज में ना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो वो ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी का भी, उससे अगर एक ज्यादा के अंदर प्रेजेंट है या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो मान के चलो उसके अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ये चीज तो जरूर प्रेजेंट होगी और यही इसकी सबसे काम की चीज है। सही है। एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैंने लिया H2SO8, सही है। यहाँ पर सल्फर +7 के अंदर प्रेजेंट है, जबकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट +6 ही होती है, यानी ये मेरे स्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, तो इसकी स्ट्रक्चर में सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड तो जरूर प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये मेरे इस लिस्ट से नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH तो जरूर प्रेजेंट होंगे। 4 ऑप्शन काम में आ गई, बची हुई 4 ऑक्सीजन इस तरह से सल्फर के ऊपर लगी हुई होगी। ये लो आप बहुत आसानी से इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो और स्ट्रक्चर देख के आप किसी भी बॉन्ड की जानकारी बहुत ही आसानी से यहाँ पर दे सकते हो। इस एसिड का नाम है मार्शल एसिड्स और मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास H4P2O8। H4P2O8 की जब आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि वही सेंट्रल एटम 2 है आपके पास और साइड एटम इवन नंबर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट आ रही है फास्फोरस की, वो +6 आ रही है। इसका मतलब ये मेरी स्ट्रिक्ट से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फास्फोरस ऑक्सीजन ऑक्सीजन फास्फोरस जरूर प्रेजेंट होगा। 4 हाइड्रोजन है तो 4 OH भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और बचे कितने आपके पास 2 2 4 तो 6 ऑप्शन आ गई, तो एक POP बॉन्ड में यहाँ पर जरूर प्रेजेंट होगा, एंटी डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। ये तो स्ट्रक्चर बन गई इसकी आपके H4P2O8 की। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही आसानी के साथ ऑक्सी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद ट्रिक। अगर आप इन चीजों को 2 से 3 बार लिख के देख लोगे, रिवाइज कर लोगे, तो मैं कह रहा हूं आपको कभी भी ऑक्सी एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। पी ब्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो पूछता है स्ट्रक्चर से, उनमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे स्ट्रक्चर रट के जाते हैं या फिर भूल के जाते हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर देखा है, इसकी प्रैक्टिस की है, तो आप बहुत ही आसानी से एग्जाम हॉल में से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं फिर मिलूंगा आपको ऐसे ही कुछ और शानदार टिप्स के साथ। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने